प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कोस्ट। कोस्ट क्या होती है? तो एक प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए उसको कुछ खर्च करना पड़ता है। जो भी वो खर्च सहन करता है उसको प्रोड्यूसर की कॉस्ट कहा जाता है, यानी कि लागत कहा जाता है। जब हम इनपुट को आउटपुट में चेंज करते हैं, यानी कि आगत को निर्गत में चेंज किया जाता है, तो उस समय कुछ खर्च सहन करना होता है, जिसको ही हम कॉस्ट कहते हैं। आगत का मतलब होता है कच्चा माल और निर्गत का मतलब होता है तैयार माल। और हमें पता है जो प्रोडक्शन होता है वो आगत को निर्गत में बदलना कहलाता है। तो जब आगत को निर्गत में बदला जाता है तो एक प्रोड्यूसर को बहुत सारे खर्च सहन करने पड़ते हैं, उसको हम लागत कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लागत है वो कितने प्रकार की होती है और लागत का क्या संबंध होता है हमारे प्रोडक्शन के साथ। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कॉस्ट को समझने से पहले, लागत को समझने से पहले हमें समझना होगा आगत किसे कहते हैं और जो आगत है वो कितने प्रकार की होती है। तो देख लेते हैं। आउटपुट नीड इनपुट। इनपुट का मतलब आगत है। उत्पादन करने के लिए हमें आगतों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। और जो आगतें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है फैक्टर इनपुट। आप जानते हो कि 4 फैक्टर होते हैं आपके: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें 4 साधनों की ज़रूरत होती है: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो साथ में हमें कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है, तो उसे हम गैर कारक आगतें कहते हैं। कच्चा माल जैसे आपको गन्ने का है से चीनी का उत्पादन करना, तो चीनी के उत्पादन करने के लिए आपको 4 साधन तो चाहिए ही चाहिए। चीनी के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की तो आवश्यकता है, साथ में कच्चा माल यानी कि गन्ने की भी आवश्यकता होगी। तो इस तरह जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो 2 तरह की हमारी आगतें होती हैं। इनमें से एक तो होता है हमारा फैक्ट्री इनपुट और दूसरा होता है हमारा नॉन फैक्ट्री इनपुट। जो फैक्ट्री इनपुट होता है उसमें हमारे 4 साधन शामिल होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। और नॉन फैक्टर में वो सारा कच्चा माल शामिल होता है जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए ज़रूरत होता है। आगे हम देख लेते हैं लागत की परिभाषा क्या है। लागत से अभिप्राय एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए स्पष्ट और निहित रूप से जो कारक और गैर कारक आगतों पर किए जाने वाले खर्च से है। यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो भी उत्पादक है वो 2 तरह की कॉस्ट सहन करता है: एक तो गैर कारक लागत और एक कारक लागत। जैसे जो आगतें अभी हमने करी थी कि एक तो कारक की वजह से होती है, कारक मतलब फैक्टर की वजह से, एक नॉन फैक्टर की वजह से। नॉन फैक्टर मतलब कच्चा माल। तो इन दोनों आगतों को जब जोड़ लिया जाता है तो उसे हम लागत कहते हैं। जितना भी खर्चा हुआ है एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के समय, तो उसे हम लागत कहते हैं। तो अगर हमें 2 अलग तरीके से देखा जाए तो ये जो लागतें होती हैं वो 2 तरह की होती है: एक स्पष्ट लागतें, एक निहित लागतें। स्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं या वे खर्चे होते हैं जो एक उत्पादक को किसी अन्य व्यक्ति को देने होते हैं, मतलब। जबकि जो निहित लागतें होती हैं, निहित लागतें एक प्रोड्यूसर की खुद की लागत होती है। जैसे अगर कोई भी प्रोड्यूसर है उसको कोई किराए पे दुकान चलानी है या कोई ट्यूशन पढ़ाना है, तो अगर वो खुद के कमरे में ही ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसकी निहित लागत होगी, क्योंकि कमरे का जो किराया है वो किसी और से को नहीं दे रहा। लेकिन अगर वही किराया वो किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो उसकी स्पष्ट लागतें कहलाएगी। आगे इसको हम विस्तार से देखेंगे। आगे है स्पष्ट लागतें क्या होती हैं। उत्पादकों द्वारा बाजार से जो खरीदी गई लागतें हैं, मतलब बाहर से जब वो कोई भी सामान या माल या फैक्टर खरीदता है, कोई भी कारक खरीदता है, तो उस पर जो वो खर्च करता है उसे हम स्पष्ट लागतें कहते हैं। आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो स्पष्ट लागतें वो लागतें हैं जो एक उत्पादक किसी अन्य व्यक्ति को देता है। वो सारे खर्च जो वो बाहर से उठाता है किसी बाजार से और उसके बदले में भुगतान करता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसे स्पष्ट लागतें कहते हैं। जबकि जो निहित लागतें हैं उनका जो उत्पादक है वो भुगतान नहीं करता, वो खुद के उन चीज़ों का मालिक होता है। जैसे अगर ज़मीन का मालिक है या किराए श्रमिक को किराए पर ना रखकर
खुद काम कर रहा है तो वो उसकी निहित लागतें होगी। आगे विस्तार से देखते हैं इसको। निहित लागतें स्वयं स्वामित्व यानी कि जिनका मालिक वो स्वयं है। आगतों के प्रयोग पर किए गए अनुमानित खर्च, क्योंकि वो खुद की है तो वो किसी और को पैसे नहीं दे रहा, लेकिन वो अनुमान लगा लेता है। अगर उस कमरे को वो स्वयं यूज ना करके किसी और को किराए पर देता तो उसे कितने पैसे मिलते। तो ये अनुमानित खर्च की बात करता है। अनुमानित खर्च को निहित लागतें कहा जाता है। उदाहरण दे रखा है कि बाजार से जो श्रमिक है उसको किराए पर या भाड़े पर न लेने के स्थान पर यदि उत्पादक अपने ही किसी परिवार के सदस्य को या स्वयं श्रमिक के रूप में काम करता है, तो इस प्रकार जो उत्पादक है वो श्रमिक के जो किराया उसको लेना था उसके स्थान पर वह स्वयं काम कर रहा है, या कोई और भी हो सकता है। जैसे भूमि है, खुद की ज़मीन पर वो काम कर रहा है तो वो खुद की लागत है, तो उसे हम निहित लागतें कहेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है कुल लागत। कुल लागत क्या है? तो दोनों तरह की लागतें इसमें जोड़ी जाती है, स्पष्ट लागत भी और निहित लागत भी। अर्थशास्त्र में लागत का जो प्रयोग होता है वो अवसर लागत के रूप में होता है। अवसर लागत का मतलब अगर आप किसी एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन का अवसर त्याग रहे हो, तो एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो आपने त्याग किया है उसे हम अवसर लागत कहते हैं। एक क्रिया की अवसर लागत को कुल त्याग के रूप में मापा जाता है जो उस क्रिया को करने में शामिल है। तो जो लागत है उसको हम अवसर लागत कहते हैं। आगे इसके टाइप्स हैं कि जो लागत है वो किस तरह की होती हैं। आगे डिफरेंसेस है स्पष्ट लागतें और निहित लागतें, क्योंकि जो कुल लागत है वो आपकी स्पष्ट लागत और निहित लागत का जोड़ होता है। तो जो स्पष्ट लागत है, जैसे बाजार से आपने भाड़े पर जो खरीदे गए हैं आगत है उनकी अवसर लागत होती है, और निहित लागत यानी कि खुद जिन चीज़ों के आप स्वामी हो उनकी आगतों के प्रयोग करने की अवसर लागत होती है। इस तरह हमने अभी एक्सप्लेन भी करा था कि जो निहित लागत है वो स्वयं के लिए यूज होती है, स्वयं स्वामित्व होता है, उनके हम खुद मालिक होते हैं, और जो स्पष्ट लागतें हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किए जाते हैं। स्पष्ट लागतें हमें बाजार से अगर भाड़े पर हम खरीदें तो उन आगतों के लिए फर्म द्वारा अन्य फर्मों को भुगतान करने को स्पष्ट लागतें कहेंगे। लेकिन जो निहित लागतें हो गए वो स्वयं स्वामित्व आगतों को बाजार मूल्य यानी हम अनुमान कर लेते हैं उनके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से है। जैसे कि अगर उस किराए को अगर मैं खुद के लिए यूज ना करती तो उस कमरे का प्रयोग मैं किस लिए यूज करती, तो एक वस्तु का प्रयोग करने के लिए मैंने उसका दूसरा त्याग किया है, वो हमारी अवसर लागत कहलाएगी। तो जो अवसर लागत है उससे अभिप्राय है उत्पादन के दिए हुए एक स्तर का उत्पादन करने के लिए जो हमने कुल त्याग किया है। वो स्पष्ट रूप में भी हो सकता है, निहित रूप में भी हो सकता है, या दोनों का जोड़ हो सकता है। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है जो विक्रय लागत है वो क्या होती है और उत्पादन लागत क्या होती है। विक्रय लागत का मतलब होता है सेलिंग कॉस्ट। जब किसी प्रोडक्शन को बेचने के लिए जो हम कॉस्ट सहन करते हैं उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की बिक्री के लिए हम ऐड वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं तो उन पर खर्च होता है, तो वो हमारी सेलिंग कॉस्ट होगी। लेकिन किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो लागत आई है उसे हम उत्पादन लागत कहेंगे। तो जो विक्रय लागत है एक उत्पादक द्वारा किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले खर्च को विक्रय लागत कहेंगे, जैसे विज्ञापन पर किया गया खर्च। और जो उत्पादन लागत होगी वो उत्पादन करने के लिए जो खर्च हुआ है वो हमारी उत्पादन लागत कहलाएगी। उत्पादन लागत से प्राय उत्पादक द्वारा किसी भी रूप में स्पष्ट या निहित रूप में उत्पादन के लिए दिए स्तर का उत्पादन करने के लिए आगतों पर जो भी खर्च किया जाता है वो हमारी लागत कहलाती है। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो भी खर्च सहन करना पड़ा है उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। आगे है समय के अकॉर्डिंग जो लागतें हैं उनको कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। तो समय के अकॉर्डिंग जो लागत है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन का मतलब शॉर्ट टर्म में आप जानते हो कि जो शॉर्ट रन होता है यानी कि अल्पकाल होता है उसमें कुछ जो साधन होते हैं वो स्थिर होते हैं और कुछ जो साधन होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए जो अल्पकाल में जो लागत होती है कुछ परिवर्तनशील होती है और कुछ स्थिर होती है। लेकिन जो दीर्घकाल है उसमें सभी साधन हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए दीर्घकाल में जो लागतें होती हैं वो परिवर्तनशील लागतें होती हैं।
तो इनको हम देखेंगे कि अल्पकाल है। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ कारक हैं वो परिवर्तनशील होते हैं और जो कुछ साधन हैं वो स्थिर होते हैं। अल्पकाल समय की अवधि में कुछ जो कारक हैं वो स्थिर होते हैं और जो कुछ कारक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। जो तो टोटल कॉस्ट होती है, टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, वो होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि दो तरह के साधन हैं आपके पास, फिक्स है और वेरिएबल है। फिक्स का मतलब होता है बंदी लागत जो कभी भी चेंज नहीं होती, और परिवर्तनशील लागत कौन सी होती है जो उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ती है और उत्पादन के कम होने से कम हो जाती है। जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी परिवर्तनशील, लेकिन उत्पादन अगर कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, जो तो कॉस्ट है वो भी कम होगी। लेकिन जो परिवर्तनशील जो फिक्स कॉस्ट है आपकी, वो प्रोडक्शन के साथ उसका कोई चेंज नहीं होता। अगर प्रोडक्शन जीरो है तब भी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तब भी वो उतनी ही रहती है। यानी कि प्रोडक्शन के साथ टोटल फिक्स कॉस्ट का कोई कोरिलेशन नहीं होता है। बंदी लागत जिसको हम स्थिर लागत या अचल लागत भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको पूरक लागत भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष लागतें भी कहते हैं, या ऊपरी लागत भी कहते हैं। आप इनको अलग अलग नाम से देख सकते हो। तो जो स्थिर लागतें होती हैं या बंदी लागत होती हैं, उनको इसलिए कहते हैं कि उत्पादन अगर शून्य है तब भी ये कुछ ना कुछ इनकी कॉस्ट होगी। उत्पादन के स्थिर कारकों के प्रयोग से संबंधित जो लागतें होती हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये आप याद कर लेना। पूरक लागत है आपकी, पूरक लागत, ऊपरी लागत, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, तीनों आप इनके नाम याद कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पूरक लागतें क्या होती है, या कई बार पूछा जाएगा अप्रत्यक्ष लागतें क्या होती है, तो आपको याद रखना होगा कि ये बंदी लागत के ही अन्य नाम हैं। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से इन लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। बंदी लागतों को तब भी सहन करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है जब उत्पादन शून्य होता है। और जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, दरी बनाने के लिए कोई फर्म स्थिर कारक के रूप में एक मशीन ले लेती है और उस मशीन का जो किराया है वो 500 रुपये है। 500 रुपये के हिसाब से वो किराया लेती है। वह मशीन अधिक से अधिक अगर 6 दरी बनाती है तब भी 500 रुपये उस मशीन के देने होंगे। लेकिन उस दिन अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होता है तब भी 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये बंदी लागत है। प्रोडक्शन कम है या ज़्यादा है या प्रोडक्शन नहीं है, इससे बंदी लागत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बंदी लागत के कुछ उदाहरण कि बंदी लागत के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं। कोई भी मशीन या प्लांट पर जो खर्च किया जाता है वो हमारी बंदी लागत कहलाएगी। ज़मीन है या इमारत जो आपने किराए पर या ख़रीदी है वो भी आपकी बंदी लागत होगी। लाइसेंस फीस है वो भी बंदी लागत होगी। और स्थायी कर्मचारी है, उनकी जो मजदूरी है या वेतन देना पड़ता है वो भी आपकी बंदी लागत होगी। तो ये ध्यान रख लेना चाहिए कि जो मजदूरी है वो आपको देखनी है स्थायी कर्मचारी की। स्थायी कर्मचारी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो फिक्स सैलरी लेते हैं और प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन फर्म को उनको सैलरी देनी होती है। जबकि जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं वो बंदी लागत में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी को वेतन तभी मिलता है जब वो काम करते हैं। तो याद रखना कि बंदी मजदूरी में आएंगे स्थायी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको आप मजदूरी या वेतन कहते हो। आगे देख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट करने से पहले इसको एक टेबल के रूप में देख लेते हैं कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहती है। अगर प्रोडक्शन 0 है तब भी टोटल फिक्स है वो 10 है। प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज हो रहा है तब भी टोटल फिक्स है कॉस्ट है वो 10 ही है। टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये OX के पैरेलल होती है, यानी कि हॉरिजेंटल होती है। उत्पादन के कम या ज़्यादा होने से कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसलिए जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी हॉरिजेंटल होती है और OX के पैरेलल होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट है, अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इससे टोटल फिक्स कॉस्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसलिए OX के समानांतर होती है और बिल्कुल सीधी रेखा होती है। क्षितिज जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन है
वो दिखती है, क्योंकि उत्पादन के जितने भी स्तर हैं उन पर ये हमेशा सेम रहेगी। उत्पादन जितना है, अगर उत्पादन शून्य है तब भी बंदी लागत उतनी ही होगी, और उत्पादन बढ़ जाता है तब भी उतनी ही रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। आगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या प्रतिवर्ती लागतें। प्रतिवर्ती लागतें, इसका दूसरा जो नाम है वो प्रमुख लागतें या प्रत्यक्ष लागतें भी हैं। तो ये जो चेंज होती रहती हैं इनको हम परिवर्तनशील लागत भी बोलते हैं। एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के परिवर्ती लागतों के प्रयोग के कारण किए जाने वाले खर्च से है। यानी कि जब आप उन कारकों का प्रयोग करोगे जो चेंज होते रहते हैं, जब आप वेरिएबल फैक्टर का यूज करोगे तो उसकी वजह से जो कॉस्ट सहन करनी पड़ेगी वो हमारी पूरक लागतें, प्रत्यक्ष लागतें या परिवर्तनशील लागतें होगी, जिसको हम परिवर्ती लागतें भी कहते हैं। तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से जो प्रतिवर्ती लागतें हैं उनमें भी चेंज होता है, वो भी परिवर्तन होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये लागतें बढ़ेंगी, और उत्पादन कम होगा तो ये लागतें कम होगी। तो प्रोडक्शन के साथ इनका सीधा संबंध है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो लागत है वो भी घटेगी। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो जो लागत होगी, परिवर्तनशील लागत है, वो भी जीरो होगी। तो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है और प्रोडक्शन के कम होने से ये कम होती है, जबकि जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो ये जो लागतें हैं वो बढ़ती हैं, और जैसे जैसे उत्पादन कम होता है तो ये लागतें भी कम हो जाती हैं। अगर उत्पादन शून्य है तो ये लागतें भी शून्य हो जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं परिवर्ती लागतों के घटक कौन कौन से हैं। तो कच्चे माल की लागत है। कच्चे माल का प्रयोग उतना ही ज़्यादा होता है जितना प्रोडक्शन होता है। अस्थायी मजदूरों की मजदूरी, ये चीज़ मैंने पहले भी बोला, याद रख लेना। जो स्थायी मजदूरों की मजदूरी होगी वो फिक्स होगी, लेकिन जो अस्थायी मजदूर होंगे यानी कि टेम्परेरी होंगे, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनकी लागत को हम परिवर्तित लागत कहेंगे, यानी कि घटती बढ़ती लागत कहेंगे, जिनमें लगातार परिवर्तन होता है। प्रोडक्शन होगा तो इनकी ज़रूरत होगी, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इनको सैलरी नहीं मिलेगी। बिजली का खर्च, जितना ज़्यादा आप बिजली का प्रयोग करोगे बिजली का बिल उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये परिवर्तनशील लागत होगी। अगर बिजली का प्रयोग नहीं करोगे तो बिजली का खर्च नहीं होगा। टूट फूट मशीनों पर जो भी टूट फूट होती है तो उनका प्रयोग करोगे, उत्पादन करोगे तो टूट फूट होगी। अगर खर्च नहीं करोगे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो टूट फूट का खर्च भी कम होगा। टेबल से शोन है कि जैसे प्रोडक्शन जीरो है तो कुल परिवर्तनशील लागत है वो भी जीरो है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो कुल लागत है वो भी बढ़ेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। कुल परिवर्तनशील लागत है वो बढ़ती है जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। जीरो से बढ़कर प्रोडक्शन 1 होता है तो जो कुल लागत है वो जीरो से बढ़कर 10 हो जाती है। प्रोडक्शन जब 2 होता है तो कुल लागत 18 हो जाती है। इस तरह जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती है। डायग्राम से भी अगर हम देखें तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। OX पर हम आउटपुट ले रहे हैं और OY पर हम कॉस्ट ले रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी बढ़ती है। आगे हम देख लेते हैं जो प्रतिवर्ती लागतें हैं यानी कि परिवर्तनशील लागतें हैं। तो उत्पादन बढ़ता है तो ये लागतें हैं वो भी बढ़ेंगी। इसके अपोजिट अगर हम इसमें लागतों का देखें कि घटता अनुपात है या बढ़ता अनुपात है, तो जब हमारी कॉस्ट है वो बढ़ती है जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी घटेगी। सिंपल लैंग्वेज में प्रोडक्शन के साथ जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी जीरो होगी। अगर प्रोडक्शन घट रहा है तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी घटेगी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे ही जो लागतें हैं, उत्पादन बढ़ता है तो ये बढ़ती है, और जब उत्पादन कम होता है तो ये भी घटती हैं। अगर उत्पादन शून्य होगा तो जो परिवर्तित लागतें हैं वो भी शून्य होगी। आगे है जब हमें बंदी लागत गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है
तो हम कुल लागत निकाल सकते हैं। जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का जोड़ होती है। यानी कि जब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लिया जाता है तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाती है। जैसे प्रोडक्शन अगर 0 है तो जो बंदी लागत है वो 10 है और परिवर्तनशील लागत है वो 0 है, तो उस समय जो कुल लागत होगी वो हमारी 10 होगी, क्योंकि बंदी लागत 10 है उस टाइम और परिवर्तनशील लागत 0 है, तो 10 को 0 को आप ऐड करोगे तो 10 होगा। ऐसे ही जब प्रोडक्शन 1 है तो बंदी लागत आपकी 10 ही रहेगी हमेशा, क्योंकि जो बंदी लागत है वो चेंज नहीं होती है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती रहती है। तो अब ये 10 है तो उन दोनों का जो जोड़ होगा 10 जमा 10 वो 20 होगा। इसलिए जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। तो हम निकाल सकते हैं, अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जब इनमें से हमें किसी भी एक वैल्यू को निकालना है तो 2 वैल्यूओं में से निकाल सकते हैं। आगे इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल पार्ट को भी करेंगे। अब हम डायग्राम से देखते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारे OX के पैरेलल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। OX पर हम प्रोडक्शन लेते हैं और OY पर हम कॉस्ट लेते हैं, तो ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी जो चेंज नहीं होगी। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ घटती है और बढ़ती है। तो इस तरह हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 0 से शुरू न होकर ऊपर से शुरू होती है, क्योंकि इसमें हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट भी ऐड हुई होती है। तो इस तरह जो है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है इसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि OX पर हमने प्रोडक्शन लिया है और OY पर हमने लागतें ली हैं। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो OX के समानांतर है। इसका अर्थ है कि उत्पादन की इकाइयों में चेंज होने से जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो परिवर्तनशील लागत होती है, हमारी परिवर्तित लागत होती है। तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये बढ़ती है, इसलिए ऊपर की ओर उठा हुआ कर्व होता है जो दर्शाता है कि उत्पादन बढ़ने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। और जो टोटल कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का जोड़ होती है। तो ये 0 से स्टार्ट न होकर 10 से स्टार्ट होती है। अगर क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 10 थी, अगर टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 20 होगी तो ये 20 से शुरू होगी, क्योंकि जो बंदी लागत यहाँ थी उसमें शामिल की जाती है, तो बंदी लागत यहाँ 10 थी। आगे है एवरेज कॉस्ट, यानी कि औसत लागत क्या है। औसत लागत का मतलब है किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने की जो कॉस्ट होती है उसे हम औसत लागत कहते हैं। किसी वस्तु को उत्पादित करने की प्रति इकाई लागत है, इसे उत्पादन की इकाई लागत भी कहते हैं। तो जो AC है हमारी एवरेज कॉस्ट है वो होती है टोटल कॉस्ट डिवाइड में Q। तो AC का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत, और TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, और Q का मतलब है क्वांटिटी। आगे हम MC को देखेंगे। सीमांत लागत, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, उत्पादन की एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से कुल लागत में जो चेंज होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहते हैं। उत्पादन की एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। इसके अपोजिट यदि हमें एक इकाई कम उत्पादन करते हैं तो कुल लागत में जो चेंज होता है वो हमारी सीमांत लागत कहलाती है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है NN का मतलब कौन सी इकाई का आप उत्पादन कर रहे हो वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N माइनस 1, यानी कि पहले कितनी कॉस्ट थी और अब कितनी कॉस्ट है। MC है वो होता है डेल्टा यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। अब हम देखेंगे अगर टोटल कॉस्ट गिवन है तो हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन है 0 के सामने बंदी लागत है आपकी 10 और परिवर्तनशील लागत है 0, तो उस समय जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो 10 है। तो प्रोडक्शन एक यूनिट बढ़ी है तो उस समय जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 हो जाती है
और कुल लागत 20 हो जाती है। तो 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने से 0 से 1 बढ़ाने पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी होगी। तो पहले हम देख लेते हैं इस इकाई के बिल्कुल सामने जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो कितनी है 20, और इससे पहले कितनी थी वो 10 है। तो 20 माइनस 10, तो जो आंसर होगा वो 10 आपकी MC होगी। सेम अगर आपको दूसरी यूनिट का निकालना है कि दूसरी इकाई का उत्पादन करने से MC क्या होगी, तो वो होगी आपकी कि पहली इकाई का उत्पादन करने से कितना था, अब कितना हुआ है। तो अब जो आपका हुआ है वो 28 है और पहले 20 था, तो 28 माइनस 20 तो 8 होगा। इस तरह हम प्रत्येक यूनिट का इकाई का उत्पादन पता करके हम ज्ञात कर सकते हैं उसकी सीमांत लागत क्या होगी। इसी तरह जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है समेशन MC, यानी कि अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है और MC गिवन है तो आप MC को प्लस कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। जो MC वक्र होता है वो U आकार का होता है। तो जो लागत है वो पहले घटती है उसके बाद बढ़ना शुरू करती है। तो जो प्रवृत्ति अनुपात है यानी कि घटते बढ़ते अनुपात का नियम है, तो जो MC वक्र है वो U आकार का होता है। आरंभ में MC है वो गिर रही होती है यानी कि घटती है। उसके बाद जो सीमांत लागत है आपकी वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस तरह जो MC है हमारी वो U आकार की होती है। जो हमारा AC वक्र है वो भी U आकार का होता है। अब हम देख लेंगे जो AC वक्र है वो U आकार का क्यों होता है, और साथ में हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी देखेंगे। जैसे टोटल कॉस्ट होती है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होता है, इसी तरह जो हमारी AC है वो भी हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। तो जो AC में भी दोनों चीज़ों देखनी होती है आपको, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो किस तरह की है। जो औसत लागत है, औसत बंदी लागत और औसत परिवर्तित लागत का जोड़ होती है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप देख भी ले सकते हो कि औसत लागत को कैसे निकाला जाता है। अभी हमने देखा था जो हमारी AC होती है वो होती है टोटल कॉस्ट डिवाइड में Q, यानी कि टोटल कॉस्ट को हम Q से भाग करके निकाल सकते हैं एवरेज कॉस्ट को। जैसे देख लेते हैं, अगर प्रोडक्शन 0 है और कुल लागत 10 है तो उस समय जो हमारी AC होगी वो होगी टोटल कॉस्ट डिवाइड में Q। Q का मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो कॉस्ट है हमारी 10 है और प्रोडक्शन 0 है, तो उस समय जो हमारी लागत होगी एवरेज कॉस्ट होगी वो इन्फिनिटिव होगी। ऐसे ही अगर प्रोडक्शन 1 है और जो लागत है 20 है तो 20/1, तो जो औसत लागत है वो भी हमारी 20 होगी। कुल लागत 28 है और प्रोडक्शन की जो इकाई है वो 2 है, तो जो एवरेज कॉस्ट होगी वो होगी 28/2 यानी कि 14। इस तरह हम एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट से। तो टोटल कॉस्ट है हमारी वो निकाली जा सकती है। तो सेम है जो एवरेज कॉस्ट है हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइड में Q। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज कॉस्ट को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आगे हम सोल्व करेंगे। जो औसत बंदी लागत होती है, औसत बंदी लागत यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट है, उसको हम निकाल सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में Q। टोटल फिक्स कॉस्ट को Q से डिनोट करके निकाल सकते हैं। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है आपको पता है कि हमेशा ही सेम रहती है, जो भी प्रोडक्शन घटे या बढ़े वो सेम रहती है। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है हम उसको प्रोडक्शन से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 10 है, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिक्स कॉस्ट जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी आपकी 10 होगी। ऐसे ही सेकंड यूनिट में 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 होगी, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.5। तो जो ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो लगातार घटती रहती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटेगी। और ये जो एंगल बनाती है, ये जो कर्व होता है इसको हम रेक्टेंगल हाइपरबोला बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी एरिया बनता है उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो सेम होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वक्र है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है हमारी वो रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व बनाती है। उपरोक्त चित्र में जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला है, जो दर्शाता है कि उत्पादन बढ़ने पर जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटती है और उत्पादन के किसी भी स्तर पर जो
एवरेज फिक्स कॉस्ट को आप क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही रहेगा, वो बराबर होगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट के। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो सेम रहती है, इसलिए किसी भी उत्पादन पर ये हमेशा सेम रहेगी। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटेगी, और प्रोडक्शन कम होगा तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटती रहती है। आगे है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी हम सेम ऐसे ही निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्यू, तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है। तो जब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल को क्यू से भाग करते हैं तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है, जिसको औसत परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। और औसत परिवर्तनशील लागत यू आकार की होती है। औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यू आकार की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यू आकार की होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो पहले ये घटती है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होती है। आगे है जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जोड़ होती है, इसलिए जो एवरेज कॉस्ट है वो भी यू आकार की होती है। ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है जो लगातार घटती है, रेक्टेंगल हाइपरबोला। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यू आकार का है। डायग्राम में सिर्फ इसके बढ़ते हुए भाग को दिखाया गया है। और जो एसी वक्र है वो हमारा यू आकार का होता है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसी वक्र यू आकार का क्यों होता है। बहुत बार एग्जाम में आया है, 3 नंबर में या 4 नंबर में या 2 नंबर में, किसी भी फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। एसी वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो एसी वक्र के यू आकार के होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो एसी वक्र है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जोड़ होता है। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो लगातार घटती है, स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी घटती है, इसलिए जो एसी है वो घटती है। एक पॉइंट के बाद जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो तो लगातार घटती रहती है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू कर देती है, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। अब हम देख लेते हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध होता है। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और कुल लागत में क्या संबंध है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं औसत लागत और सीमांत लागत में क्या है संबंध है। एमसी और एसी वक्र दोनों ही यू आकार के होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक संबंध है। अगर हम टोटल कॉस्ट के साथ रिलेट करें तो जो एमसी है, एमसी का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। और जो एवरेज कॉस्ट होती है वो होती है टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्यू, यानी कि दोनों की दोनों है वो टोटल कॉस्ट से ही निकाली जाती हैं। डायग्राम देखें तो जो एवरेज कॉस्ट है वो यू भी यू आकार की है और जो एमसी है वो भी यू आकार की है, लेकिन जो एमसी वक्र है वो एसी वक्र को नीचे से कट कर रहा है और वो इसके मिनिमम पॉइंट को कट कर रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एमसी वक्र वो हमेशा एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर कट करता है, यानी कि जहाँ एसी वक्र अपने न्यूनतम पॉइंट को टच कर रही होती है वहाँ से एमपी उसको कट करते हुए आगे बढ़ता है। उससे पहले जो एसी वक्र घटता है तो एमसी वक्र भी घट रहा होता है और उससे नीचे होता है, लेकिन जैसे ही जो एसी वक्र वो बढ़ता है तो एमसी वक्र उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करके उससे आगे बढ़ता है। तो इस हिसाब से जब एवरेज कॉस्ट है वो घट रही होती है तो एमसी कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है वो भी घटी हुई होती है और उससे ज़्यादा दर से घटती है। तो जब एसी बढ़ रही होती है तो जो एमसी है वो एसी से भी ज़्यादा दर से बढ़ती है। जब एसी गिर रही होती है तो जो एमसी है वो कम होती है एसी से, जब एसी बढ़ रही होती है तो एमसी ज़्यादा होती है एसी से। इस तरह जब एसी स्थिर है यानी कि मिनिमम पॉइंट पर है तो एमसी एसी के बराबर होती है। वो कट करने का मतलब यही होता है कि जो एमसी है वो एसी के बराबर होती है और जो एमसी है वो हमेशा एसी की बाईं तरफ होती है, एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो सीमांत लागत है वो केवल परिवर्तनशील लागत होती है, ये इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। जैसे हमने देखा कि जो टोटल कॉस्ट है वो उसके भी 2 पार्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। साथ में हमने एसी को भी देखा, उसके भी 2 पार्ट हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो एमसी होती है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है,
कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से जो भी कॉस्ट में चेंज होगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। तो जो एमसी है वो हमेशा परिवर्तनशील लागत होती है, ये फिक्स का लागत नहीं होती है। सीमांत लागत एक अतिरिक्त लागत होती है। परिभाषा से ज्ञात होता है कि अतिरिक्त लागत यानी कि बंदी लागत नहीं होती, ये केवल परिवर्तनशील लागत होती है। इसके अनुसार उत्पादन की विभिन्न इकाइयों के अनुरूप एन से जो भी एक इकाई से एन इकाई तक हमें निकालना होता है तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ही जोड़ होता है। तो जो एमसी है वो जोड़ होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। जब हम एमसी को जोड़ लेते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है। आज के इस लेक्चर में हमने कॉस्ट के कंप्लीट चैप्टर को करा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।